नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंकिंग फर्स्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउसिंग लोन के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों हाउसिंग लोन क्या होता है, हाउसिंग लोन कैसे लेते हैं, हाउसिंग लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हाउसिंग लोन लेने की क्राइटेरिया क्या होती है। दोस्तों इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो एनआरआई हो या पीआईओ हो। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई वो इंडिविजुअल होता है जो विदेश में 182 दिन से ज़्यादा रह चुका हो, उसको एनआरआई कहते हैं। जिसका मिनिमम 21 साल एज हो और मैक्सिमम 75 ईयर हो। कोई भी इंडिविजुअल जिसका मिनिमम एज 21 ईयर कंप्लीटेड हो और 75 ईयर के विदिन में हो, यानी कि 75 ईयर के अंदर हो, वो हाउसिंग लोन ले सकता है। हाउसिंग लोन लेने की वो एलिजिबिलिटी रखता है। अब पर्पज़ किन पर्पज़ के लिए हम हाउसिंग लोन देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम घर को ख़रीदने के लिए, घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रेडी टू बिल्ड अगर फ्लैट है, यानी कि कोई फ्लैट अगर बन चुका है उसमें रेडी टू मूव है, वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हम लोग देते हैं। एक्सटेंशन के लिए देते हैं, रिपेयरिंग के लिए देते हैं, रिनोवेशन के लिए देते हैं। आप एग्जिस्टिंग हाउस, अगर आपके पास कोई घर है जो 50 साल से ज़्यादा का पुराना घर नहीं है, उसके लिए एक्सटेंशन, रिपेयरिंग, रिनोवेशन, उसके मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम उसको लोन देते हैं। टेक ओवर के लिए भी हम लोन अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों अगर दूसरे बैंक में अगर आपका कोई लोन है जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है, आप चाहते हैं कि उसको किसी ऐसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम लगता है, दोस्तों वहाँ पर भी आप टेक ओवर करा सकते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फर्निशिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी लोन अवेलेबल होता है। परचेज ऑफ ओल्ड हाउस, अगर 40 साल से पुराना कोई घर नहीं है, अब उसको भी परचेज करने के लिए आपको हाउसिंग लोन लिया जा सकता है। अब क्वांटम ऑफ लोन की बात करें दोस्तों, किसको कितना लोन मिलता है दोस्तों, तो लोकेशन और सेंटर। सबसे पहले जैसे मेट्रो में, अर्बन में, सेमी अर्बन में, रूरल में। कंस्ट्रक्शन पर परचेज और टेक ओवर या एक्सटेंशन के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है दोस्तों। किसको कितना भी लोन दिया जा सकता है उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और रिपेयर और रिनोवेशन, यानी कि घर का अगर निर्माण करा चुके हैं तो उसके रिपेयरिंग के लिए और रिनोवेशन के लिए, अगर कोई मकान अगर पुराना हो चुका है तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसका थोड़ा रिनोवेट करने के लिए मैक्सिमम 15 लाख रुपया दिया जा सकता है। लोन एंटाइटलमेंट की बात करें दोस्तों, अब लोन टू वैल्यू रेशियो एक होता है। अगर आपके पास 30 लाख तक का कोई बजट का अगर आपके पास कोई मकान है तो आपको उसका टोटल कॉस्ट का 90% आप लोन ले सकते हैं। बाकी जो है 10% आपको अपने पास से लगाना होगा। अगर कोई जो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है और 75 लाख से कम है तो आपको 80% का लोन अवेलेबल मिल सकता है, जिसमें 20% आपको अपने पास से लगाना होगा। अगर कोई दोस्तों लोन जिसकी वैल्यू 75 लाख से ऊपर है तो आपको 75% तक का लोन मिल सकता है और 25% अपने पास से उसको लगाना होता है दोस्तों। तो ये होता है लोन एंटाइटलमेंट, लोन टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से। अब बात करते हैं लोन एंटाइटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इनकम। तो दोस्तों अगर किसी भारतीय का, पहले भारतीय के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में एनआरआई और पीआईओ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जीएमआई करते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स का अगर 50,000 रुपये तक का उसकी ग्रॉस मंथली इनकम है तो उसको 60% ऑफ जीएमआई, यानी कि 40% उसको टेक होम करना पड़ेगा। उसको पहले 40% उसका अपना खर्चा पानी के लिए निकालना पड़ेगा। शेष जो बची राशि होती है उसको ईएमआई में मैक्सिमम 60% तक उसको ग्रॉस मंथली इनकम कटवा सकता है। जीएमआई अगर 50,000 से ऊपर है और 1 लाख रुपये तक है तो 70% ऑफ जीएमआई इंटरेस्ट ईएमआई के रूप में पे कर सकता है। 30% अपने उसको टेक होम करना पड़ेगा, होम टेक उसको करना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 20,000 रुपया होता है दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर किसी जीएमआई अगर 1 लाख से ऊपर है तो 75% आप हम लोग उसका लेते हैं। 75% उसको वो कटवा सकता है ईएमआई के रूप में, जिसमें मिनिमम 30,000 रुपये जो है वो अपने घर ले जा सकता है और बाकी जो पैसा बचता है वो उसको ईएमआई में कटवा सकता है।
अब एनआरआई और पीआईओ के लिए ये क्या कंडीशन होती है दोस्तों? तो अगर इनकम स्लैब की बात करते हैं तो जीएमआई यानी ग्रॉस मंथली इनकम अगर 1.5 लाख रुपए तक है तो 50% वो टेक होम अपने 50% टेक होम और 50% उसके बाद उसका ये प्रपोज्ड ईएमआई बनेगा। अगर 1,50,000 से ऊपर उसका अगर ग्रॉस मंथली इनकम है तो 60% उसका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा, 40% वो टेक होम कर सकता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपका सिबिल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सिबिल कैसे स्ट्रांग होता है? आपने अगर कोई भी लोन ले रखा है तो उसका ईएमआई समय से चुकाएं, हर महीने के ड्यू डेट के दिन ही उसको चुकाएं, इससे आपका सिबिल स्ट्रांग होता है। अगर सिबिल स्ट्रांग होता है दोस्तों, फाइनली आपका फ़ायदा होता है। जैसे अगर आपका सिबिल 750 से ज़्यादा है तो स्प्रेड ओवर यूको फ्लोट रेट, यानी एक यूको बैंक का एग्जांपल देते हैं, वैसे ये नियम सभी बैंकों के लिए लागू होता है लेकिन यूको बैंक का एग्जांपल देते हैं, तो इसमें आपको नील लगता है, यानी कि यूको फ्लोट रेट भी लगता है। करंटली यूको फ्लोट रेट 6.90, आज के डेट पे 6.90% आपको यूको फ्लोट रेट पे हाउसिंग लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल 750 तक है, यानी कि 750 से कम है, तो आपको 0.1% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि यूको फ्लोट रेट प्लस 0.10%, यानी कि टोटल 7% आपको हाउसिंग लोन पे करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका सिबिल अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपको फ़ायदा होता है 0.10%। ये बहुत बड़ी रकम होती है जब आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तब। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की, तो प्रोसेसिंग फ़ीस एक रेंज बाउंड होता है जो 0.5% ऑफ टोटल लोन अमाउंट होता है, जिसमें मिनिमम 1,500 रुपया और मैक्सिमम 15,000 रुपया तक का चार्ज वसूला जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस कभी कभी होता है कि अगर फेस्टिव सीजन चलता है या फेस्टिवल एडवांस सीजन चलता है तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस वेव ऑफ किया जा सकता है, वेव ऑफ होता है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं रिपेमेंट की, तो हाउसिंग लोन के लिए मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो होता है वो 360 महीना होता है। भाग देंगे 12 से तो 30 साल आएगा। ये 30 साल बहुत ही ज़्यादा समय होता है दोस्तों। तो ये सबसे इसकी खास बात है कि आपको 360 ईएमआई में आपको चुकाना पड़ेगा। अगर मोरेटोरियम लेते हैं तो उसको उस मोरेटोरियम पीरियड को इसमें से डिडक्ट कर देना पड़ेगा, तो जो उसका इंटरेस्ट और ईएमआई बनता है तो वो रेस्ट जो मंथ बचता है उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बात करें दोस्तों सिक्योरिटी की, तो इसका सिक्योरिटी ईएमटीडी के थ्रू होता है। प्रॉपर्टी जो भी आप फाइनेंस होता है उसका टाइटल डीड ईएमटीडी होता है, और उसमें आप कोई भी गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लगती है दोस्तों, क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है और जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्गेज होती है। प्री पेमेंट चार्जेस नील होता है इसमें। कोई अगर आपने लोन लिया है उसको कभी आप लोन को पूरा चुका देंगे, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है दोस्तों। ये सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा खास बात यही होती है कि आप प्री पेमेंट चार्जेस प्री पेमेंट अगर लोन का करते हैं तो आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि प्राइवेट बैंकों में ये एक लूट का जरिया होता है। आपसे 2%, 3%, 4% आउटस्टैंडिंग बैलेंस को एज ए चार्ज कह के काटा जाता है। अब टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो टैक्स बेनिफिट इसमें लाजवाब मिलता है। एक हाउसिंग लोन लेने वाले व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए तक बचाने का मौका मिलता है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 2 लाख रुपए तक वो पैसा बचा सकता है। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट ईएमआई जोड़ के उसको 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट मिलता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो जो प्रॉपर्टी यूको बैंक या किसी भी बैंक से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, जो प्रॉपर्टी लोन लेने के बाद जो क्रिएट होती है, जो इंसेप्शन जिसका होता है, उसको आप इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और हर बैंक का, जैसे यूको बैंक का ही या किसी और बैंक का, अलग अलग कंपनियों से टाई अप होता है जिसका इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, और बोरोवर का भी इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, मैंडेटरी होता है दोस्तों। ज़िंदगी में पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है हाउसिंग लोन के लिए, तो ये सब सारी बातें आपने जाने समझी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जो हाउसिंग लोन आपको लेने के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है दोस्तों 3 साल का ITR होना चाहिए आपके पास अच्छा खासा, एबव कोई ऐसा लिमिट तो नहीं है, लेकिन 4 लाख से अगर ऊपर हो तो अच्छी बात है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16A 16B कोई एक लगता है, टाइटल डीड लगता है अगर हाउस या फ्लैट या लैंड अगर उसमें कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं तो, कि फुल KYC आपका लगता है दोस्तों। और आप ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट लैंड बिल्डिंग, जैसे खसरा खतौनी अगर जो भी बैंक टू बैंक ये डिफर करता है दोस्तों, बैंक क्या डिमांड करता है आपसे, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों। ये सारी ट्रिक आपको अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों कि हाउसिंग लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक में अगर आप हाउसिंग लोन अप्लाई करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं तो उस बैंक की वेबसाइट पर जाइए और उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए। और वैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा, लेकिन आपको खुद भी अपने एक पहल करनी पड़ेगी। खुद ब्रांच में जाइए, किसी भी ब्रांच में जाएंगे उसके बारे में, उस हाउसिंग लोन के बारे में पता कीजिए। आप खुद पता करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपको नॉलेज होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हाउसिंग लोन लेना बहुत हर तरफ से फ़ायदा होता है दोस्तों। सबका एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, और हाउसिंग लोन में आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।